नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एक अकेला सब पे भारी को कितनी बैसाखियों, सहारों, भारत रत्नों की जरूरत पड़ रही है। यूं तो 56 इंच की बात कही जाती है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से एक इलेक्शन जीतने के लिए कितनी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, नेताओं को अपनी तरफ लाया जा रहा है, भारत रत्नों की भरमार की जा रही है। जी हां, 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले एक महीने में 5-5 भारत रत्न दिए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरसिम्हा राव से लेकर चौधरी चरण सिंह से लेकर स्वामीनाथन से लेकर ये 5 वो लोग हैं जिनको भारत रत्न दे दिया गया है। और एक ही दिन में 3 लोगों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। अब आप ये देखिए कि इनमें से 4 तो राजनेता हैं, एक किसान नेता चौधरी चरण सिंह, एक मंडल के आइकन कर्पूरी ठाकुर, एक हिंदुत्व के नायक लालकृष्ण आडवाणी, एक बाजार उदारीकरण के चेहरे यानी कि नरसिम्हा राव, और आपको पता ही है डॉक्टर स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति जो है उसके चालक रहे हैं, उसके नायक रहे हैं। उनकी जो रिपोर्ट है वो सबके सामने है, उसको तो लागू नहीं किया गया, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह की सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर करने जा रही है, और उससे पहले लगभग अब ये तय हो गया है कि जयंत सिंह जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। और आज उन्होंने ना सिर्फ इसको खुलकर कहा, बल्कि अब ये पूरे तरीके से साफ हो गया है। तो पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि नीतीश कुमार किस तरह से पलटू राम जिनका नाम हो गया है वो बीजेपी में एक बार फिर से चले गए, और अब आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि आज जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सुनिए आप जरा पहले उनको। और श्रेय सबको जाना चाहिए। सर, पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। तो कोई कसर रहती है, आज किस मुंह से मैं इनकार करूं, यानी कि इसी बात का वो इंतजार कर रहे थे। उसूल, आदर्श, विचारधारा, ये तमाम तो अब गुजरे जमाने की बातें सी ही लगती हैं, क्योंकि अब इनकी ना तो कोई वैल्यू है और ना ही अब उसकी कोई उस तरह से अहमियत नजर आती है, क्योंकि विचार, उसूल, आदर्श ये सब कुर्बानी मांगते हैं। अगर आपने कोई एक विचार, एक उसूल, एक आदर्श पर चलने की अगर आपने ठानी है, तो आपको कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा। सत्ता की मलाई हो सकता है आपको ना मिले, हो सकता है आपका संघर्ष और बहुत लंबा हो जाए, लेकिन बहुत विरले ही ऐसे नेता होते हैं जो इन कुर्बानियों के लिए तैयार होते हैं, जो अपने विचारों से किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपने देखा लालू प्रसाद यादव को, आपने देखा उन्होंने क्या कुछ कुर्बानियां नहीं दी, यहां तक कि उनकी जान तक पर बनाई। उसके बाद आपने झारखंड में हेमंत सोरेन को देखा, उन्होंने भी वो दिल दिखाया, और उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से अब वो जेल के अंदर हैं। और तीसरा जो कि नेशनल आइकॉन बन चुके हैं वो है राहुल गांधी, जो लगातार लोगों के बीच जाकर इन विचारों की लड़ाई ना सिर्फ लड़ रहे हैं, बल्कि लोगों को इसके बारे में अवगत कराकर तमाम तरह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद जयंत चौधरी को यह मंजूर नहीं था। जयंत चौधरी को लग रहा था कि सत्ता की मलाई उन्हें बीजेपी के साथ जाकर ही मिल सकती है, इसलिए 2 सीटें बागपत और बिजनौर, ये 2 सीटें उन्हें मिली हैं। एक राज्यसभा सीट जो कि माना जा रहा है शायद उनकी धर्मपत्नी जाएंगी, और 1 या 2 मिनिस्ट्री उनको प्रदेश में दी जा सकती हैं। ये डील जो है उनके साथ लॉक हुई है, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना, तो ये डील उनके साथ लॉक हो गई है। वो जो बात कहते थे कि मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, लगता है अब वो वही चवन्नी बन चुके हैं कि वो पलट चुके हैं। वो भूल चुके हैं जब उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने लाठियों की बरसात की थी, और किस तरह से उनके ऊपर लाठियां भाजी थी। उनके कार्यकर्ता उन्हें बचाते हुए नजर आए थे और वो भागते हुए नजर आए थे। वो शायद 700 किसानों की वो शहादत भूल चुके हैं, शायद वो किसानों का वो संघर्ष जो 1 साल उन्होंने डटकर किया था उसको वो भूल चुके हैं। और इसीलिए अब उनको लगता है कि एक भारत रत्न मिलने से अच्छी बात है, मुबारकबाद दी जानी चाहिए,
लेकिन क्या एक भारत रत्न दिए जाने से चौधरी चरण सिंह को तमाम जो किसानों की जो परेशानियां हैं, जो अब भी दिल्ली के बॉर्डर पर है, 13 तारीख को दिल्ली वो कूच करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ है, वो सब कुछ क्या खत्म हो जाएगा? अब आपको मैं बताने जा रही हूं कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है, श्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी भारत के रत्न थे और सदैव रहेंगे। उनका योगदान अभूतपूर्व था जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। डॉक्टर स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा दिए जाने पर मोदी सरकार चुप है। प्रधानमंत्री की हठ धर्मिता के कारण 700 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए। को आगे पढ़ूंगी। मगर सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की। आज भी किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार बैठे हैं मगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसानों को न्याय दिलाया जाना एक मुख्य उद्देश्य है। किसान न्याय के लिए हमारी मांग है कि स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जो कानूनी गारंटी है वो दी जाए। यही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी के सही मायनों में उनको यही श्रद्धांजलि होगी। और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, चंद सेकंड की उनकी बाइट है, सुनिए आप जरा। Been given Bharat Ratna, ma'am. What do you have to say about it? तो अभी आपने उनको सुना, हालांकि बहुत ज्यादा उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी है, वाई नॉट ही कहती हुई नजर आई, यानी कि उन्होंने इसका वेलकम किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर की अगर हम बात करें तो वो मंडल की जो पूरी सियासत रही और उसके कितने बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं वो आपको पता है। लेकिन क्या जातिगत जनगणना की लड़ाई, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो लड़ाई राहुल गांधी जो लगातार लड़ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराएगी? सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, आरक्षण विरोधी जो रही है, क्या उस पर वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? डॉक्टर स्वामीनाथन की कमीशन की जो रिपोर्ट है क्या उस पर वो अमल करेगी? क्या जो पीवी नरसिम्हा राव जो बाजार उदारवाद के जो बड़े चेहरे रहे और उसी में फाइनेंस मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह, ये दोनों जोड़ी थी, तो आप पीवी नरसिम्हा राव को तो आप भारत रत्न दे रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, शायद साउथ की जो सियासत है आंध्र प्रदेश से करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं मनमोहन सिंह जो कि उसी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनको आप ये देखें कि उनके रिटायरमेंट के एक दिन पहले किस तरह से श्वेत पत्र जो उनकी सरकार रही यूपीए 1 की, यूपीए 2 की, वो लाया जाता है। तो एक के साथ ये किया जाता है, टीम के दूसरे मेंबर के साथ क्या किया जाता है। ये दोहरा चरित्र ही भारतीय जनता पार्टी का दिखाता है कि जिन लोगों को आप ये भारत रत्न दे रहे हैं, एक तरफ मंडल की सियासत करने वालों को, दूसरा हिंदुत्ववादी चेहरे लाल कृष्ण आडवाणी और तीसरी तरफ किसान चेहरा, तो सबको ये एक तरह से बांटा जा रहा है कि आप भी लीजिए, आप भी लीजिए और आप भी ले लीजिए, अरे आप भी ले लीजिए। यही करने की भारत रत्न से कोशिश एक तरह से की जा रही है। देश का सर्वोच्च सम्मान क्या एक राजनीतिक सौदेबाजी का, क्या एक तरह का आइकन बनता जा रहा है? फिलहाल ऐसा लग रहा है जिस तरह से एक महीने में 5 भारत रत्न दिए गए हैं। लेकिन यूपी की सियासत भी इससे साधने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे, विचारों की हम बात करेंगे कि क्या इसका कोई मूल्य नहीं रह गया है और जिसकी जब मर्जी आती है, जहां उसको सत्ता की मलाई मिलती हुई नजर आती है, वो वही पलटी मारता हुआ नजर आता है। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ की जाती हैं, लेकिन पल भर में वो विचार, वो आदर्श, वो उसूल, वो बड़ी बातें सब के सब ताक पर रख दी जाती हैं और फौरन के फौरन जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से हाथ मिला लिया जाता है। अब इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। मेरे साथ सुनील शुक्ला जी को आप देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। जाना माना चेहरा हेमंत अत्री जी, जाना माना चेहरा है और सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए। दोनों मेहमानों का इस्तकबाल, स्वागत। शुरुआत सुनील जी मैं आपसे इसलिए करना चाहूंगी, आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, प्रयागराज में हैं आप। ये जो पूरी सियासत भारत रत्न के जरिए जो करने की कोशिश की जा रही है
और लगभग अब ये तय माना जा रहा है, और ये तय माना किया जाए कि ये अब बिल्कुल इसमें कहने से कोई गुरेज नहीं है, बस एक औपचारिकता भर रह गई है, जो शायद 12 तारीख को जब चौधरी अजीत सिंह की जब जयंती है उस दिन हो सकता है इसका ऐलान कर दिया जाए कि वो बीजेपी का दामन आरएलडी ने थाम लिया है। कितना नुकसान आप इसका देखते हैं और कैसे इसको देखते हैं? क्या वाकई में कोई बड़ा नुकसान? क्या वाकई में जयंत जो है वो किसानों के बीच, लोगों के बीच, जो उनका बड़ा वोट बैंक है उसके बीच जा पाएंगे? क्या वो 700 किसानों की शहादत भुला दी जाए? क्या वो चवन्नी बन गए, वही चवन्नी जिसकी बात वो कह रहे थे कि वो मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा? धन्यवाद उषा जी। एक तो जयंत चौधरी किसानों के नेता नहीं है। किसानों के बीच में उनकी वो पैठ नहीं है जो जिस रूप में उनको प्रचारित किया जा रहा है। जाट समुदाय में उनकी पैठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज यह है कि चौधरी चरण सिंह की विरासत का उत्तराधिकारी क्या भारतीय जनता पार्टी हो सकती है? क्या चौधरी चरण सिंह के किसी कार्यक्रम को, नीतियों को, योजनाओं को लागू करने के प्रति बीजेपी ने कभी उत्साह दिखाया है? और क्या जिस रूप में चौधरी चरण सिंह जी को यह भारत रत्न दिया गया है वह वाकई सम्मान है या सम्मान के बदले में वोट पाने की राजनीति है? और क्या वोट पाने की राजनीति के तहत दिया गया सम्मान उस समाज को उतना ही स्वीकृत होगा जो अगर आप सम्मान देने से उसमें जिस तरह की स्वीकृति होती है? जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने में कोई संदेह नहीं। उन्होंने कह भी दिया कि मैं किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी को मना करूं, तो एकदम साफ हो गई। लेकिन क्या पिछले 10 सालों से जो राजनीति जयंत चौधरी कर रहे थे वो इसी दिन के लिए कर रहे थे कि चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलेगा और फिर बीजेपी के लिए बीजेपी को ना नहीं कर पाएंगे वो? और जो किसान, जिन किसानों ने 750 से अधिक किसानों ने जो शहादत दी थे वह किसान भूल जाएंगे? जिन मांगों को लेकर के वह भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे थे उन मांगों को भूल जाएंगे? जिन मांगों को लेकर के अभी वो 13 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में और 16 तारीख को उन्होंने राष्ट्रव्यापी धरने का आयोजन किया है, वो उसको भूल जाएंगे? क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना या एम एस स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिए जाने से किसानों की मांगें पूरी हो गई? आप सम्मान किसी को क्यों देते हैं? आप ये मानते हैं कि जो उस व्यक्ति ने किया है वह अनुकरणीय है या जो उसके रास्ते हैं उसका उस रास्ते पर चला जाना चाहिए? एम एस स्वामीनाथन साहब के एमएसपी की मांग को जो उन्होंने जो समर्थन किया था, जो सलाह दी थी, जो रिकमेंडेशन दिया था, उसको क्या आप मानने के लिए तैयार है? आंदोलन खत्म होने के बाद जो आपने किसानों को आश्वासन दिया था वो आश्वासन आपने पूरे कर दिए, किसानों को विश्वास में लेने की कोशिश की गई, कोई दो राय नहीं है। मैं तीनों का सम्मान मिला, हमारे जैसे लोग उनका स्वागत करते हैं। चौधरी चरण सिंह को पहले सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन अचानक आप सम्मान दें। 2020 से लेकर 2023 तक इस सरकार ने किसी को भारत रत्न नहीं दिया और अचानक 2024 में 5 लोगों को सम्मान दे दिया आपने। ठीक है, माना कि आपको उस समय याद नहीं आया होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 वर्ष से ज्यादा समय से है। गुजरात में 20 वर्ष से ज्यादा समय से गुजरात में सरकार है। कई बार इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, कई बार इनकी सरकार राजस्थान में बनी। 15 साल सरकार रही छत्तीसगढ़ में। एक मूर्ति लगाई हो चरण सिंह की किसी ने अपने राज्य में? उनके नाम पे कोई संस्थान आपने खोला हो? 10 साल से आप केंद्र की सरकार में हैं। मतलब उस वर्ग को आप प्रभावित करने के लिए, उस वर्ग के प्रति, उस नेता के प्रति सम्मान देने के लिए कौन सी कार्रवाई की गई है अतीत में? अचानक जब देश पूरा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है और आप सम्मान देने लगेंगे, तो क्या इस सम्मान की वही स्वीकृति होगी जो किसी को सम्मान दिए जाने पे होती है? क्या इस सम्मान के पीछे राजनीति नहीं है? और अगर आप सम्मान देने में राजनीति करते हैं तो लोग समर्थन देने में राजनीति नहीं करेंगे। वो अपना नफा नुकसान नहीं समझेंगे इसमें कि हम किसको मत दें, किसको मत न दें, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है, इसको नहीं देखेंगे वो। जयंत चौधरी जो कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है जयंत चौधरी के जाने से आप यह नहीं कहा जा सकता कि नुकसान नहीं होगा। एक तो परसेप्शन का नुकसान होगा इंडिया दल समूह को कि इंडिया दल समूह एकजुट नहीं है, और दूसरी चीज यह है कि निश्चित एक
अपने समुदाय का एक वर्ग अपने साथ तो ले जाएंगे, लेकिन अपने सभी समर्थक वर्गों को लेकर चले जाएंगे, मैं वैसा नहीं मानता। और मुझे नहीं समझ आती कि पिछले 10 साल से आप गैर भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, अचानक 2 महीने पहले आप भाजपा के साथ वोट मांगने लगेंगे। तो जिन जिन मतदाताओं के बीच में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने की कोशिश करते रहे हैं, उन मतदाताओं का अचानक आप बीजेपी की तरफ मोड़ लेंगे, ये संभव हो पाएगा क्या? उनके मुद्दे उनके सामने नहीं होंगे? जिन मुद्दों को लेकर के उनके समर्थकों की नाराजगी बीजेपी के साथ रही है, क्या वो मुद्दे खत्म हो गए? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के साथ ही वो सभी विषय खत्म हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक हताशा का परिचायक भी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित, ये भी मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना हो और चाहे वो चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना हो। ये एक तरह की कोशिश है। लेकिन जब अगर आप कर्पूरी ठाकुर फार्मूला स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बिहार में आपने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को चलने नहीं दिया, चरण सिंह की सरकार को चलाने में आपने कोई मददगार आप साबित नहीं हुए, जितने कार्यक्रम योजनाएं चरण सिंह ने चलाई, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उस किसी कार्यक्रम योजनाओं को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तो मैं नहीं मानता कि चरण सिंह जी के उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ जयंत को हो, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी पार्टी के लाभ, लेकिन यह निर्णय मेरी अपनी समझ है कि राष्ट्रीय लोक दल के हित में भी नहीं है और वैचारिक रूप से जयंत चौधरी के हित में भी नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी में जो जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और 7 सीटें उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से मिल रही थी, जिसका ट्वीट तक किया गया था उनकी तरफ से। लेकिन आप ये देखिए कि क्या कुछ किया गया, और यहाँ पर 2 सीटें सिर्फ मिल रही हैं, लेकिन शायद एक राज्यसभा की सीट मिल रही है जिससे वो अपनी पत्नी जो है उनको वहां भेज रहे हैं, और प्रदेश में शायद उनको कोई मिनिस्ट्री भी ऑफर की गई है, और 2 सीटें उनको दी गई हैं, बिजनौर और बागपत की। तो ये फॉर्मूला जो है वो काम करता हुआ उनके लिए शायद नजर आया। शायद वो अपने पिता अजीत सिंह जो है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में गुरेज कभी नहीं था, शायद उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन वो एक युवा चेहरा, जाट और जो किसान है वो उनकी तरफ शायद एक उम्मीद की तरफ से देख रहे थे। जिस तरह से किसानों ने जब आंदोलन किया, उनके साथ जब वो खड़े नजर आए, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक लिमिटेड बेल्ट की मैं बात कर रही हूं, वहां पर तो लग रहा था कि शायद जब पिछला हमने असेंबली इलेक्शन देखा और अखिलेश यादव वो दोनों साथ में मिलकर लड़े तो उनको 9 सीटें आई थी। लेकिन अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो बहुत बड़ी कामयाबी कभी उनको हासिल नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है मेरा, हेमंत जी, दिल जीत लिया, उन्होंने ये ट्वीट किया, दिल जीत लिया, दल जीत लिया, वो तो सबको पता है कि क्या जीत लिया। लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना, हो सकता है किसान इसका स्वागत करें, वो एक बड़े उसके नेता थे, लेकिन क्या किसान अपनी तमाम दुख तकलीफ सबको भूल जाएंगे? जो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई उसको भूल जाएंगे? जो एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया उसको भूल जाएंगे? क्या डॉक्टर स्वामीनाथन जो है उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, क्या उनको भूल जाएंगे? क्या 13 तारीख को किसान जो दिल्ली कूच कर रहे हैं क्या वो वापस चले जाएंगे? क्या 16 तारीख को जो वो आंदोलन करने जा रहे हैं देशव्यापी, क्या उसको वो कैंसिल कर देंगे? क्या अब एक तरफा पूरे देश का किसान जो है, या फिर मैं कहूं उत्तर प्रदेश का किसान जो है, वो सिर्फ बीजेपी में हो जाएगा और सीधा उनको वोट करेगा? राजनीति के अंदर अवसरवाद भी देखा गया है और तमाम चीजें देखी गई, लेकिन इस तरह का भारत रत्न जैसे शीर्ष नागरिक सम्मान के साथ राजनीतिकरण के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन इस बार जिस तरीके का रैंक अपॉर्चुनिज्म किया गया है दोनों ही पक्षों के द्वारा, वो न भूतो है न भविष्य है। आप एक चीज देखिए कि अगर आज मैं न केवल इन सारे पुरस्कार विजेताओं का सम्मान करता हूं, बल्कि भारत रत्न का भी सम्मान एक नागरिक के नाते इस देश का हम सबको करना चाहिए। लेकिन मेरा एक साधारण सवाल है कि जो देश की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो किसान वर्ग की जो आज हालात है, क्या जिस सरकार ने ये हालात पैदा किए हैं, क्या चौधरी चरण सिंह आज जिंदा होते तो क्या वो इस सम्मान को स्वीकार करते? इन हालात में मेरा सवाल ये सम्मान एक राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा है। अब माफ कीजिएगा, पूरे सारे दर्शक मुझे माफ करें, लेकिन सीधी बात कहने में मुझे कभी कोई गुरेज नहीं होता। राजनीतिक सौदेबाजी किस स्तर तक आ गई है, इसके मैं चंद उदाहरण आपको देना चाहूंगा। और जो शुक्ला साहब ने कहा उससे 100% सहमत होते हुए मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि अगर ये सरकार
400 पार जा रही होती तो राम मंदिर की नैया बहुत बड़ी थी, समकालीन हिस्ट्री की सबसे बड़ी इवेंट है वो, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। और उसके बाद धारा 370 और तमाम उस तरह की चीजें, और जो उत्तराखंड में जिस तरह का कल सीन क्रिएट हुआ, जो वो मदरसा गिराने को लेकर के, और सारी चीज जो परिस्थितियां है देश की ओवरऑल, आप ये देखिए इस सरकार का सिंबलिज्म देखिए। आप किसको अवार्ड दे रहे हैं? चौधरी चरण सिंह को, जो किसानों के संघर्ष के प्रतीक थे। लेकिन किसानों की बात नहीं सुनी आपने। 13 महीने तक वो बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, उनके केस आज तक वापस नहीं हुए जिस पे तब सहमति बनी थी। जो कमेटी बनाई थी उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर आप स्वामीनाथन साहब को, जो हरित क्रांति के जनक है, उनको दे रहे हो। इसका जब आप मुझे पुरस्कार देते हो, इसका मतलब आप मेरी विचारधारा और मेरे सिद्धांतों से को सहमत स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या स्वामीनाथन साहब का जो फॉर्मूला था C2 का, क्या इस सरकार ने उसको लागू कर दिया? किसान क्या मांग रहे हैं? किसान वही तो मांग रहे हैं, MSP की गारंटी और C2 फार्मूला। क्या इस सरकार ने दे दिया? सवाल है कि इस सरकार को प्रतीकात्मकता में भरोसा है कि चौधरी चरण सिंह को हमने भारत रत्न दे दिया, स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दे दिया, अब किसानों को उनकी मांगे पूरी करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। लेकिन यह सरकार नासमझ है, मैं ये मानता हूं। इस देश का किसान इतना नासमझ मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड हमने पहले भी देखा है, और वोटर के उस पर हम कभी उस पर बुद्धिमत्ता पे कोई सवाल किए बिना 13 महीने तक जो किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे, जिनके साथ योगी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, तमाम चीजें, और उसके बावजूद जब चुनाव आया तो उन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना पसंद किया। उसका कारण है वो वोटर नहीं रहे, वो सारे हिंदू कर दिए गए। तो क्या आज भी वही स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े व्यक्तित्व, उस जमाने के व्यक्तित्व जो किसान हितों के संघर्ष के प्रतीक थे, उनकी विरासत को आपने आज यहां लाके सीमित कर दिया कि आपको चंद सीटें, एक राज्यसभा और कुछ मंत्री पद। ऐसा परिवार, क्या चरण सिंह उस परिवार की जो उनकी जो विरासत थी उससे खुश होंगे आज? पहले उनके बेटे अजीत सिंह ने जिस तरीके का घोरा राजनीतिक अवसरवाद किया, और पोते ने तो अब सारी सीमाएं लांघ दी, 7 सीट छोड़ के और 2 सीटों पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह की जो सिद्धांतों की संघर्ष की राजनीति थी, उसको आपने कुछ चंद सिक्कों के खनक, कुछ पदों की खनक, उसके सामने उसका सौदा कर लिया। और यहीं तक बात नहीं है, नरेंद्र मोदी ने एक चीज और साबित की है कि जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक दावा करती थी, कांग्रेस पे आरोप लगाती थी कि वो तुष्टीकरण करते हैं। आज देखिए भारत रत्न में क्या तुष्टीकरण किया गया। इसको देखने का एक नजरिया वो जो जनता देख रही है, और एक नजरिया वो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कर्पूरी ठाकुर साहब को आपने भारत रत्न दिया, वो कमंडल के प्रतीक थे, जिनसे आप कभी सहमत नहीं थे। उनको आपने भारत रत्न दिया, जो माध्यम बना बिहार की सरकार को पलटने का। ये सच है या गलत है? आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, 7 सीटों पर सारी बात हो चुकी थी। चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दिया गठबंधन को तोड़ने के लिए और अपनी तरफ खींचने के लिए। आज आपने स्वामीनाथन साहब को जो दिया, उनके सिद्धांत नहीं माने, उनकी सिफारिश नहीं मानी, उनको भारत रत्न दिया। नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, क्यों? आपको साउथ में एंट्री चाहिए, आपको किसानों के नाम की दुकान खोल के रखनी है, तो इसलिए स्वामीनाथन साहब को दे दिया। कांग्रेस को किस तरीके से जो डॉक्टर अपने नरेंद्र मोदी हैं, किस तरीके से पानी पी पी कर गालियां देते हैं। और उसके बाद नरसिम्हा राव जी को, नरसिम्हा राव जी वही व्यक्ति है, मत भूलिए, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो उसमें वो प्रधानमंत्री थे। ये कलंक उनके ऊपर सदा रहेगा। उनकी अच्छी बातें अपनी जगह है। जो बाबरी विध्वंस के लिए जो सबसे बड़े जो 2 व्यक्ति माने जाते हैं, वो एक थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको कमंडल की पॉलिटिक्स के तहत आपने दिया, जो कि देश में राजनीतिक विभाजन धर्म के आधार पर के प्रतीक है, उसके लिए उनको भारत रत्न दिया गया। नरसिम्हा राव जिनके ऊपर ये कलंक रहेगा सदा कि उनके शासनकाल में ये बाबरी मस्जिद गिरी थी, उनको भी आज आपने दे दिया। तो आप करना क्या चाहते हैं? इसका मतलब बड़ा साफ है कि आप वोट के लिए तुष्टीकरण की किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आपके ना कोई सिद्धांत है, ना आपकी कोई विचारधारा है, ना आपका किसी चीज से कोई वास्ता नहीं। और दूसरी एक बात और जान लीजिए, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, इनको जो स्वामीनाथन साहब को आप दे देंगे भारत रत्न, उनकी सिफारिश को नरेंद्र मोदी की कलम से कोई लागू नहीं करा सकता। उसका कारण समझना पड़ेगा आपको। जो उनके कॉर्पोरेट मित्र हैं, जो उनके स्पॉन्सर हैं, अडानी जैसे लोग और जो बड़े उद्योगपति जो है, वो कभी भी इस देश में जो अपना MSP की जो गारंटी है वो नहीं होने देंगे। कारण साफ है, जिस दिन आपकी खेती लाभकारी मूल्य ले लेगी, उस दिन वो कॉर्पोरेट को डोमिनेट करेगी, दोबारा से मेन स्ट्रीम में
खेती मुख्य व्यवसाय हो जाएगा देश का। तो जो कॉर्पोरेट पावर्स हैं, इनको सस्ती लेबर कहां से मिलेगी? हमारे देश की 70% आबादी आज भी खेती पर है, तो इनका पूरा खेल सस्ती लेबर का है। और लाभकारी मूल्य अगर किसान को मिल गया तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की गति फिर भी बढ़ जाएगी। तो नरेंद्र मोदी केवल और केवल सिंबोलिज्म के सहारे ये सब खेल करना चाहते हैं। अब इसमें मुझे ये लगता है कि जो वेस्टर्न यूपी का जो जमींदार है, उसका तो मुझे पता नहीं वो क्या रोल लेगा, जाति के आधार पर वोट करेगा, धर्म के आधार पर वोट करेगा। लेकिन ये पूरी स्थिति साफ है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं 400 पार, वो ना तो 370 से हुई, ना वो राम मंदिर से हुई, ना उनके जो तमाम प्रपंच हैं उनसे हुई। इसीलिए उनको ये तोड़ फोड़ के लिए भारत रत्न और ये सब दल बदलाव और ये सब करने के लिए करना पड़ रहा है। इसको भी देश की जनता देख रही है और साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार, आज मैं कह सकता हूं इस लिस्ट के बाद कि नरेंद्र मोदी अंदर से सत्ता जाने से घबराए हुए, सत्ता जाने के भय से। आज मैं कह सकता हूं, आज तक मैं नहीं मानता था। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भारत रत्न की जो ये जिस तरीके से किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा ही सवाल उठाता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये साफ तौर पर दिखाता है, जैसे मैंने अपनी प्रस्तावना में ही कहा कि एक अकेला सब पे भारी और 56 इंच की बात बड़ी बड़ी की जाती है। इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाया जाता है, कहा जाता है देखिए कितने सारे दल हैं एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, इनका कोई दूल्हा नहीं है और इन्होंने एक साथ जो है सारे दल इकट्ठे कर लिए हैं, इनका एक मकसद है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को ये हराएं। लेकिन अब आप ये देखिए, एनडीए के साथ तो 38 दल है, उसके बावजूद भी उनको कोई भरोसा नहीं है। राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा की, इतना बड़ा इवेंट किया गया, सारा मीडिया वहां पर राम राम करता हुआ वहां पर नजर आया, चरणों में प्रधानमंत्री के गिरा हुआ वो नजर आया। 24 घंटे के अंदर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया जाता है, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जाता है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराया जाता है, ईडी, आईटी, सीबीआई सबका इस्तेमाल तरह की जो चीजें हैं वो करने की कोशिश जो है वो की माफ कीजिएगा, मैं सवाल सीधा ले रही हूं मैं अभी सुनील शुक्ला जी आपसे कि अभी ये सब कुछ जो किया जा रहा है, क्या सीधे तौर पर ये नहीं दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरे हुए हैं और इसीलिए तमाम चीजें की जा रही है। उनको पता है एक अकेला सब पे भारी की बात तो की जाए, लेकिन दरअसल उनको उनको वो सीटें जिनके वो बार बार बातें कर रहे हैं वो सब उनको नहीं मिलने जा रही है। उन्हें इसीलिए उन्हें बैसाखियों का, भारत रत्नों का और इन तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर आप ये देखिए कि हर उठता स्टेप, हर दिन जो किया जा रहा है, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं लेकर आएंगे, लेकिन 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लेकर आया जाएगा, नरसिम्हा राव जो है उनको भारत रत्न दिया जाएगा, उसी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे को लेकर श्वेत पत्र लाया जाता है। तो ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है नरेंद्र मोदी सरकार की। कोई भी सरकार अपने उपलब्धियों को लेकर के ही आश्वस्त हो सकती है। अगर सरकार अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करती, गोया कि वो डरी हुई है। कोई भी सरकार अगर अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों को लेकर के जनता को हुए लाभ के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि वो डरी हुई है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मंदिर का निर्माण किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती है, किसी देश की उपलब्धि नहीं हो सकती है। मानव विकास के जो भी मानक तय किए गए हैं उसमें मंदिर निर्माण का उल्लेख कहीं नहीं है। और जो मानव विकास के मानक हैं, उन मानकों की चर्चा अगर आप नहीं करते हैं अपनी सरकार के देनों में, तो फिर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, आपको जनता को बताने के लिए कुछ नहीं, तो फिर किस बिना पर आप आश्वस्त होंगे। और गिमिक्स हमेशा काम कर जाए, ये होता नहीं है। कभी कभी काम कर जाते हैं, लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आप गिमिक्स के नाम पर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। लोगों को अपने जीवन से जुड़े हुए जो दुश्वारियां हैं वह उनके सिर चढ़ के बोल रही हैं। अगर उनके जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं आया, अगर उनको आज बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,
उनको आज भी स्वास्थ्य के लिए अपने ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सरकार उसको उन सुविधाओं को बहाल करती हुई नजर नहीं आती, तो लोगों के मन में नाराजगी होगी। जो सरकार खेती किसानी की बात नहीं करती, मजदूर किसानों की बात नहीं करती, वो सरकार कैसे कह सकती है कि हम आश्वस्त हो जाएंगे? जी। आप जो भारत रत्न दिए गए हैं, जिन किसी को भी दिया गया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है, ये भारत रत्न है, उन्होंने हम्म। दिया। अब लेकिन आप उस विरासत के उत्तराधिकारी हो जाएंगे, ये कैसे संभव है? चौधरी चरण सिंह की राजनीति के उत्तराधिकारी बीजेपी कैसे हो सकती है? चौधरी चरण सिंह किसानों के अलावा उनकी सोच में सबसे पहले किसान थे। जी सुनील जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है, उनकी सियासत, यानी कि वो हिंदुत्ववादी चेहरे थे, उनको आपने भारत रत्न दिया, तो उनके विरासत के भी क्या आप हकदार हो गए? वो तो है ही, आप देख सकते हैं आरएसएस और संघ और बीजेपी की तो वो सियासत रही है, तो एक तरफ आप उनको दे रहे हैं, फिर आप कर्पूरी ठाकुर को देते हैं, चौधरी चरण सिंह को देते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन को देते हैं, नरसिम्हा राव को देते हैं। आखिर कौन सी सियासत आप करना चाह रहे हैं? आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक आप एक तरह से ये भारत रत्न जो आप बांट रहे हैं, क्या इससे बीजेपी को ये लग रहा है या वो गलतफहमी का ये शिकार हो रही है कि ऐसे ही इतनी बड़ी तादाद में उसको वोट भी मिलने जा रहे हैं? क्या 400 पार वो इस बार भारत रत्न से हासिल करने जा रहे हैं? ये तो कभी संभव नहीं है। 400 सीटें वही सर पार्टी जीत सकती है जो इस देश के 28 राज्यों में चुनाव जीते। 8, 10, 12 राज्यों में चुनाव जीत के आप 400 सीटें नहीं पा सकते हैं, संभव नहीं है वो। न कभी इतिहास में हुआ है, न आगे आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि इतनी सीटें उस बेल्ट में ही नहीं है जिस बेल्ट में आप प्रभावी हैं। तो वो तो केवल एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने की कोशिश है। यह सही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने जो सम्मान दिया, उन्होंने अपनी राजनीति का समर्थन किया, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी हैं वो, उससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन उनका भी समर्थक वर्ग उससे कितना खुश हो जाएगा? जो आडवाणी जी मंदिर आंदोलन के नेता रहे हैं, उनको उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं आने दिया गया। पिछले 10 सालों में आडवाणी जी के साथ इस पार्टी में किस तरह का सम्मान हुआ है, ये सबके सामने है। उनको दिया गया, उनकी राजनीति से हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस देश में इतने वयोवृद्ध नेता हैं, राजनीति करते रहे, जनता ने उनको भी समर्थन दिया है, ठीक है, मैं उनका स्वागत करता हूं भारत रत्न दिए जाने का। लेकिन आप कर्पूरी ठाकुर के भी उत्तराधिकारी हो जाएंगे। आप सरकार है, आपको देना चाहिए, इसको हम आप थोड़ा दे देंगे। सरकार का काम है भारत रत्न देना, हो दे रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप भारत रत्न दे करके उस कर्पूरी ठाकुर की राजनीति के उत्तराधिकारी आप नहीं हो सकते। कर्पूरी ठाकुर की सरकार को आपकी पार्टी ने गिराया, कर्पूरी ठाकुर के कार्यक्रमों को आपकी पार्टी ने लागू नहीं होने दिया, कर्पूरी ठाकुर के आपके पार्टी के नेताओं ने भद्र भद्र गालियां दी। ये सबकी जानकारी में है। चौधरी चरण सिंह की किस राजनीति को आपने प्रोत्साहित किया? कौन सा आपने उनको सम्मान दिया? किस कार्यक्रम को लागू करने की आपने बात की? जीवन भर लड़ते रहे किसानों के लिए चौधरी साहब। एक शुचिता की राजनीति उन्होंने की, एक नैतिकता और ईमानदारी की राजनीति की, ये माने जाते हैं वो। चौधरी साहब ने कभी इस तरह के समझौते नहीं किए। कौन सी आप उनके किस राजनीति को आप आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? एमएस स्वामीनाथन साहब का आपने दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप सम्मान किस बात के लिए देते उस व्यक्ति को? कि उस व्यक्ति ने जो कार्यक्रम शुरू किए, जो सिद्धांत दिए, जो सोच दिए, जो कार्यक्रम दिए, उसको हमें पूरा करना है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। स्वामीनाथन साहब ने कहा कि एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए, और उसका एक फार्मूला दिया। उस फार्मूले में बात करने के लिए भी नहीं तैयार है। आपने जो किसानों को आश्वासन भी दिया, इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी उस आश्वासन को पूरा करते हुए आप कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप पीवी नरसिम्हा राव साहब को सम्मान देना उनका सम्मान थोड़े है, वो कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर हमला करने की कोशिश है जी। आप नरसिम्हा राव साहब के लिए आपकी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा है? कौन तरह के आरोप नहीं लगे हैं नरसिम्हा राव सरकार के ऊपर? इन्हीं बीजेपी के लोगों ने। और ये कैसे संभव है कि आप एक तरफ मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना कीजिए और नरसिम्हा राव जी को आप भारत रत्न दीजिए? दो विरोधाभासी बातें कैसे हो सकती हैं? ये अगर, और दूसरी चीज कि आप राजनीतिक उद्देश्य से अगर आप सम्मान देते हैं, तो यह वो सम्मान नहीं है, यह वो समाज भी इसको स्वीकार नहीं करता।
और इसलिए यह डाउन द लाइन यह मैसेज नहीं जाता कि आप इन लोगों को, जिन्होंने भारतीय राजनीति में, देश के विकास में, देश की तरक्की में बहुत योगदान किया है, एक राजनीति उन्होंने ऐसी की जिससे कि लोगों के जीवन पर असर पड़ा हो, ऐसे लोगों का सम्मान करने जा रहा है। ये संदेश नहीं जाता है कि आप इसलिए सम्मान दे रहे हैं कि आपको इनके बदले में राजनीति, आपको वोट मिल जाए। उस समूह के लोगों में अपने रास्ता बना ले। आंध्र प्रदेश में नरसिम्हा राव जी के नाम पर आपको रास्ता खोज ले। तो इस नियत के साथ दिए जाने वाला सम्मान, उस सम्मान का भी अपमान है, और उस व्यक्ति के प्रति भी एक छोटी सोच है जिसको आप सम्मानित करने का दावा कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि इस तरह के हथकंडों से आप जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। जन समर्थन हासिल करने के लिए सरकारों को अपने शासनकाल में, अपने सत्ता के दौरान जनता के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करना पड़ता है। अगर आप उल्लेख नहीं कर सकते हैं इस तरह के हथकंडों से, आप जन समर्थन, अब जनता आपके पक्ष में खड़ी होते नजर नहीं आती। जी बिल्कुल। और आप ये देखिए कि पूरा मीडिया तंत्र बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। तमाम एजेंसीज जो हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। विपक्ष लगातार आपके सामने किस तरह से विपक्ष को ही सिर्फ टारगेट किया जाता है, डराया और धमकाया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, सरकारों को गिराया जा रहा है, वो सब आपके सामने है। एक असाधारण लड़ाई है जो विपक्ष फिलहाल लड़ रहा है, और उसके बावजूद भी आप ये देखिए, सब कुछ होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को यह एश्योरेंस नहीं है कि वो तीसरी बार सत्ता में वापस आने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है महंगाई का फिलहाल क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, युवा किस तरह से परेशान है। जो हकीकत है देश की, जिस तरह से हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, जिस तरह से हर वर्ग के लोग सड़क पर हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। हकीकत वो है, हकीकत वो नहीं है जो लाग लपेट करके आपको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जाती है। वो तो वहां वो दिखाया जाता है जो उन्हें सुबह ब्रीफिंग आती है और शाम को उनको उस पर डिबेट करना होता है। उसके बावजूद भी आप ये देखें कि किस तरह से भारत रत्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, कैसे साउथ की सियासत को किस तरह से वहां पर एंट्री पाया जाए तो पीवी नरसिम्हा राव को जो है वो दिया जा रहा है भारत रत्न, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जो कि उन्हीं की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको लेकर श्वेत पत्र लेकर आया जाता है। कर्पूरी ठाकुर को दिया जाता है, लेकिन मंडल की सियासत का कोई दूर दूर तक बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह से जो भी दिए गए वो सब आपके सामने है। लेकिन हेमंत जी, ये दिखाता है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, सब कुछ होने के बावजूद भी, सत्ता के साथ सारी चीजें होने के बावजूद भी, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी इतने घबराए, इतने डरे, इतने बौखलाए हुए हैं कि ना जाने उन्हें कितनी बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है खड़े होने के लिए। ये लड़ाई एक असाधारण लड़ाई है जो विपक्ष लड़ रहा है। उसके सामने चुनौतियों का अंबार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें यह भी देखना है कि जो विचार, उसूल, आदर्श जो होते हैं कि कुर्बानी चाहते हैं, जो कुर्बानी देगा वो उनको जिंदा रखेगा, जो कुर्बानी नहीं देगा वो इसी तरह से समझौते करेगा जैसे तमाम लीडर्स कर रहे हैं। फिलहाल चंद ही हैं जिनको उंगलियों पर ही गिना जा सकता है, और शायद पहली उंगली खत्म हो जाए जो चंद लीडर हैं जो फिलहाल ये लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, और जो मैंने अभी बातें कही उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए बुशरा जी, जो आपने एक शब्द अभी थोड़ी देर पहले यूज किया, हिपोक्रेसी, कल उस हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा मैंने संसद भवन में देखी। एक समय प्रधानमंत्री जी जब विदाई समारोह को लेकर के, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा राज्यसभा में, उन्होंने 3 मिनट और 32 सेकंड तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा की, कसीदे पढ़े अपने ही अंदाज में। और उसके चंद पलों के बाद उन्हीं की सरकार की वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल के 10 सालों को लेकर के व्हाइट पेपर ला रही थी। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री इतने प्रशंसा कर रहे हैं, उनके कमिटमेंट की, उनकी तमाम चीजों की, अपने ही अंदाज में, उसमें भी कुछ चीजें थी, लेकिन चलिए वो चूंकि विदाई समारोह था, विदाई की बात थी। आप कल्पना कीजिए, कोई भी सरकार जब आती है, जो जैसा शुक्ला साहब ने कहा कि अपने उस पर चलती है, अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगती है, सरकार के आखिरी सेशन के आखिरी दिन सरकार अपने से पिछली सरकार के कामकाज को लेकर के, आर्थिक नीतियों को लेकर के एक व्हाइट पेपर लेके आती है। बुशरा जी, आप भी बहुत साल से जर्नलिज्म में हैं, श्वेत पत्र शुरू में लाया जाता है या अपने कार्यकाल के अंत में लाया जाता है 10 साल के बाद? ये कभी नहीं देखा किसी ने, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी नहीं देखा गया कभी।
आपको अगर श्वेत पत्र लाना है सरकार का, तो आप अपने पहले सेशन में लाएंगे, सत्ता संभालते ही लाएंगे, ना कि सत्ता को छोड़ते हुए। ये इस सरकार के मानसिक दिवालियापन का एक उदाहरण है। दूसरा, आपने इस पूरे खेल को लोकतंत्र का क्या हल बना के रख दिया है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया भी देख रही है। भारत जैसा जो लोकतंत्र, जो जिसको प्रधानमंत्री अपने शब्दों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां डेमोक्रेसी की हालत क्या है, मानव अधिकारों की हालत क्या है, मोदी के विरोध की हालत क्या है। जो भी सांस निकालता वो जेल के अंदर है, उसकी जो जमानत है उस पर 15-15 बार सुनवाई टल जाती है, और तमाम ऐसी बातें। लेकिन इस सारे खेल में आपको एक बात समझना पड़ेगा, जो आप बार बार विपक्ष की बात करते हैं। देखिए विपक्ष की आज हालत क्या है। एक व्यक्ति से इतने घबराए हुए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी को वैसे तो पप्पू कहते हैं, उनको स्टार्टअप कहते हैं, उनको विफल स्टार्टअप कहते हैं, और तमाम तरह के व्यंजनाएं और विशेषण उनके लिए यूज करते हैं। वो जब बिहार जाने लगे तो उन्होंने वहां की सरकार पलटवा दी। जब उधर जाने लगे झारखंड, तो सोरेन को गिरफ्तार करा दिया। अब वो उत्तर प्रदेश आने वाले हैं तो इसका जयंत का पलटी मार करवा दिया। चाहते क्या है वो ये चाहते हैं कि जो अपने राहुल गांधी हैं उनको एक नाकाम और नकारा नेता के तौर पे साबित किया जाए, जो सो कॉल्ड विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहा। इसके पूरे पीछे खेल समझिए आप। और गांधी परिवार को निशाने पे लेने का वो कोई भी अवसर चूकते नहीं है। हेटरेड की स्थिति है, और प्रधानमंत्री की जो डेस्परेशन है उसके कारण आपको समझने पड़ेंगे इन 10 सालों के अंदर यहां पर दिल्ली के अंदर, और उससे पहले जो गुजरात में जो कारनामे हैं 2001 से लेकर के 2014 तक के। अगर कुछ फाइलें उसमें से बाहर आ जाएं तो अकेले मोदी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी फाइलें हैं वहां पर। तो इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार और उनका जो तमाम वो जो मंडली है, वो किसी भी कीमत पर सरकार को जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए वो किसी भी एजेंसी के किसी भी हद तक दुरुपयोग तो बहुत छोटी चीज है। आज उन्होंने जो ईडी का हाल कर दिया वो थाने से भी बुरा है। सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणियां कर चुके हैं जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे कि उनके खिलाफ तो कोई मनी ट्रायल ही नहीं है, वो कितने दिनों से अंदर है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी की घबराहट का कारण क्या है। घबराहट का कारण है वो भय जो कल को सत्ता ना रहने पर, देखिए 10 साल से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अपने जो सबसे मुख्य जो उनका धुरंधर जो विरोधी परिवार है वो है गांधी परिवार, उसके खिलाफ आज तक वो क्या कार्रवाई कर पाए। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाती है ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कितने दिन से लगा रहे हैं। क्या कोई एक नए पैसे के मामले में उनको कन्विक्ट करा पाए 10 साल में? जवाब है ना। और जब बदला लेने पर उतरे तो एक मानहानि के केस में राहुल गांधी की सदस्यता आपने खत्म करवाई। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का या कोई भी मामला वो स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, इसलिए मानहानि की एवज में उनको घर बिठा दिया जाए। ये किया गया नहीं किया गया। तो ये पर्सनल हेट्रेड है, ये सियासत नहीं है, ये व्यक्तिगत नफरत है। और वो बात तो सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, फिर वो गालियां गिनने बैठ जाते हैं कि मुझे इतनी गालियां दी गई, मुझे 91 गालियां दी गई। मोदी जी आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि आपको ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलना पड़े। कभी तो आप 56 इंची हो जाते हैं और कभी आप इस तरह का कि जो उसमें आ जाते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने को हो जाते हैं। आप संतुलित व्यक्तित्व क्यों नहीं बन रहे हैं? आप जब चुनाव लड़ते हैं तो अपनी नीतियों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? आप अपनी उपलब्धियों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? 10 साल हो गया आपको सरकार में, अब भी आप मनमोहन सिंह सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। अपनी कामयाबी गिनवा दीजिए ना एक। आज आप नोटबंदी का जिक्र कीजिए, आज आप अच्छे दिन का जिक्र कीजिए, आज आप 370 पे वोट मांगिए ना। और पेगासस के मामले में आप मांगिए कि देखिए मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने दुश्मनों के चक्कर छुड़ा दिए। आतंकवाद के नाम पे आप वोट मांगिए, आप सेना प्रेम के नाम पे वोट मांगिए, चीन के बॉर्डर को लेकर के जो उपलब्धियां वहां के नाम पे वोट, नाम तो लेके दिखाइए आप एक बार। आपकी एक सिंगल उपलब्धि, आपके पल्ले केवल फर्जी राष्ट्रवाद है और उसका भी कोई ठोस कारण नहीं है। चीन सीमा पर जो आज भी लद्दाख में स्थिति है, वहां के चरवाहे लड़ रहे हैं, मोदी जी के मुंह से शब्द निकल रहा है। तो ये आपके राष्ट्रवाद और आपके 56 इंच की असलियत है। और देश की जनता को केवल अब एक चीज देखनी पड़ेगी मिश्रा जी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि या तो आप धर्म के आधार पर अंधे होकर के एक ऐसे पाताल लोक की तरफ चल पड़िए जिसका कोई मुहाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, या आप मेरिट के आधार पर, मैं नहीं कहता हूं किस पार्टी के साथ किसके, केवल नफा नुकसान देश का भला बुरा समझ करके विश्लेषण करके देश का वोटर अगर केवल मेरिट के आधार पर वोट देने पे आ जाए तो नरेंद्र मोदी के जो 400 सीटों का सपना है
वो कहीं आसपास नहीं दिखेगा आपको। और दूसरी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का शासन चलाया है, इतना निरंकुश शासन इस देश के इतिहास में किसी ने नहीं चलाया, सिंगल हैंडेडली। और इस देश को शासन को चलाया नहीं, इन 10 सालों में इस देश के शासन को हाँका गया है। हाँका गया है डंडे के बल पर, हाँका गया है कुपड़ता के बल पर, विभाजनकारी नीतियों के दम पर, और ऐसे मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है कि देश का लोकतंत्र आज अपने ऊपर ना केवल चिंतित है, बल्कि कहीं ना कहीं इस बात पर भी विचार कर रहा है कि अगर इनको एक अवसर और मिल गया तो इस देश में लोकतंत्र का क्या असर होगा, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का क्या असर होगा, इस देश के आम गरीब आदमी, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, उनका जिन 4 जातियों का नाम मोदी जी बार बार लेते हैं कि इस देश में, पहले तो कहते हैं कि जाति कोई है ही नहीं, गरीब और अमीर है, तो गरीबों की दुर्गति देख लीजिए। कहते हैं मैंने 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाल दिए, उनका नीति आयोग कह रहा है, ऑफिशियल फिगर है, और 80 करोड़ लोगों का आप फ्री अनाज दे रहे हैं। तो इसका मतलब 140 करोड़ में से 105 करोड़ लोग तो गरीब थे और 81 करोड़ आज भी मुफ्तखोरी कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं मोदी जी, ये उपलब्धि है ना। 140 करोड़ की जनता में से 81 करोड़ लोग अगर अनाज फ्री पे डिपेंड है और आप विश्वगुरु हैं, तो आपका विश्वगुरु तो होना तो मुबारक है ना आपको। और अगर 5 साल और दाव लग गया तो क्या पता मैं और आप भी कहीं मजदूरी करते मिलेंगे, उस स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे। तो मोदी जी को जो खतरा है वो अपनी नीतियों के दुष्परिणामों से भली भांति वाकिफ है, इसीलिए वो अपनी उपलब्धि का नाम नहीं लेते, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं है। उनके पास केवल भारत कांग्रेस पार्टी का चाहे मेरिट हो या ना हो, सदन के पटल पर, संसद के अंदर अर्थ का अनर्थ और फैक्ट्स को तोड़ने मरोड़ने का काम इससे पहले इस रूप में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है। तो लोकतंत्र को जिस रसातल में ये लेके गए हैं वो एक चिंता का विषय होना चाहिए इस देश के समझदार नागरिक के लिए भी और आम वोटर के लिए भी। और वो किसको वोट देता है किसको नहीं, मेरी आपकी चिंता ये नहीं, वो केवल मेरिट पे, गुण दोष के आधार पर वोट दे ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, केवल मेरा इतना मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, और धन के आधार पर नहीं, धन के आधार पर बंटकर नहीं, बल्कि आपकी असली समस्याएं क्या हैं उनको देखकर, जानकर आप वोट करें। आप किन विचारों में आप यकीन करते हैं और किन विचारों को आप देश में फलता फूलता आप देखना चाहते हैं, किन विचारों के बिना पर ये हमारा पूरा देश बना, जब हमें आजादी मिली उसके बाद जो हजारों कुर्बानियां दी गई, उन सबको भी याद किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमारे नेहरू तक की बात जो है वो करते हैं, उनके बगैर तो उनका शायद दिन भी नहीं गुजरता है। और जब वो नरसिम्हा राव को भारत रत्न देते हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो तो गांधी और नेहरू के विचारों पर आगे चलने वाले थे, और आप उन नेहरू को ही दिन रात जो है पानी पी पी कर आप कोसते हैं। तो ये भी सवाल उठना चाहिए कि भारत रत्न तब दिया जाता है, कोई सरकार देती है, जब आप उस शख्स के किए गए कामों की सराहना करते हैं या आप उनके विचारों पर यकीन करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर यकीन करते हैं। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है जैसे हमारे यहाँ कुछ दर्शक कह रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं कि थोक के भाव में इलेक्शन से पहले बांटे जा रहे हैं। ये दर्शकों का कहना है। भारत रत्न हमारे देश में इस तरह से ये पहली बार हो रहा है। जी 30 सेकंड हेमंत जी, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। जी बुशरा जी, बस एक और लाइटर नोट में ये बात कह रहा था कि मोदी जी को जो यहाँ तक लाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है जो सुपारी मीडिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से भी जो चंद चमचे हैं उनको भारत रत्न तो नहीं, लेकिन कोई और छुटपुट कोई चीज इस तरह की हो सकता है। मैं हैरान नहीं हुआ कि अगर मोदी जी कहीं उनको भी आउट ऑफ वे जाकर के, जो सुबह से शाम तक उनका कीर्तन करते हैं, कीर्तन मंडली करते हैं, उनको भी छोटा मोटा कुछ दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनके बिना इनका कोरम पूरा नहीं होता। सुबह से शाम तक जब तक कीर्तन नहीं सुनेंगे मोदी जी, तो ना तो उनका डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा और ना उनका एजेंडा आगे बढ़ पाएगा, ना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ पाएगा। तो जो उनकी जो कीर्तन मंडली है, मुझे लगता है उसको भी बेहतर व्यवहार और पुरस्कार की जरूरत है आने वाले दिनों में। शायद उन लोगों को उतना नहीं है, उनकी सैलरी उनके टाइम पर आती रहे, उनकी नौकरी बची रहे, उनकी लग्जरी कार्स और घर उनके पास रहे, और फिर जब उनको कहीं बाहर जाए उनको अंदर ना घुसने दिया जाए। प्रधानमंत्री जब बाहर वापस आए और उनसे पूछे कि आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, तो प्रधानमंत्री बस कहें ओ माय गॉड। उनको इतना रिएक्शन काफी है कि उन्होंने नोटिस कर लिया, तो उनके लिए इतना तमगा काफी है, उससे आगे की उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं देश में, वो चिंता का विषय है। जिस तरह से भारत रत्न दिए जा रहे हैं और अब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंटर होगी, देखना ये होगा कि जब अखिलेश यादव और
राहुल गांधी एक साथ नजर आते हैं तो किस तरह के नजारे वहां पर देखने के लिए मिलते हैं और आगे क्या कुछ होने जा रहा है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आगे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने।